सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के नए जनसत्ता विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं 14 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण के। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के संपादकीय में हमारे सामने पहला लेख आता है, विश्वव्यापी समस्या बनता जल तनाव। देखिए, हम जानते हैं कि जिस हिसाब से पृथ्वी पे जनसंख्या भी बढ़ रही है तो जल की खपत बढ़ती जा रही है। सामान्य जीवन, दैनिक जीवन में घरों से लेकर व्यवसायों तक जल पे जो अत्यधिक दोहन करा जा रहा है वो एक चिंता का विषय है। और ये भी कई बार वैज्ञानिकों द्वारा चेताया गया है कि पेयजल, जो पीने योग्य जल होता है, उसकी मात्रा जिस हिसाब से हम उसका ह्रास कर रहे हैं कम हो जाएगी और समय रहते कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या कहा है इस लेख में। ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर पानी और जीवन है। महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होने के साथ यह पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु को भी बनाए रखता है, जिस पर हमारी निर्मित और प्राकृतिक दुनिया दोनों निर्भर हैं। भले इस ग्रह का 70% हिस्सा पानी में से ढका हुआ है, पर केवल 1% तक ही आसान पहुँच है। देखिए, हम अभी जो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं वो 1% है मात्र, जो पूरा पानी इस पृथ्वी पे अवेलेबल है। तेजी से बढ़ती आबादी और बदलती जलवायु के बीच दुनिया भर में पानी को लेकर तनाव बढ़ा है। अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया के 6 सबसे अधिक पानी की कमी वाले देशों में जल संकट मुख्यतः कम आपूर्ति के कारण है। तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण यह और बढ़ गया है, जो दशकों की आसमान छूती आय के साथ 20 वर्ष में लगभग दोगुना हो गया है। मसलन सऊदी अरब, जो जीसीसी आबादी का 60% है, जो गल्फ काउंसिल है आपकी, से अधिक हिस्सा है, जब अमेरिका और कनाडा के बीच दुनिया में तीसरी सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति जल उपभोक्ता है। मतलब जो अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग में जो वाटर कंज्यूमिंग करने वाले राष्ट्र हैं, उसमें सऊदी अरब आपका अमेरिका और यूएसए के बाद, अमेरिका और कनाडा के बाद 3rd नंबर पे आता है, जो सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है। यूएसए, कनाडा के बाद आपका 3rd नंबर पे आता है सऊदी। ठीक है। जीसीसी देशों में कृषि योग्य भूमि 5% से कम है। और जो गल्फ काउंसिल नेशंस हैं, जो जीसीसी जिसे हम कहते हैं, वो हम जानते हैं कि ये सब डेजर्ट रीजन्स हैं। यहाँ पे कृषि योग्य तो भूमि है ही नहीं। यहाँ पे जो है आपकी वो है डेजर्ट, है ना, रेगिस्तानी भूमि है। कृषि जल की मांग मुख्य रूप से भूजल दोहन से पूरी की जाती है, जिससे भूजल स्तर में उल्लेखनीय कमी आती है। भारत की स्थिति इस मामले में भी चिंताजनक है। देश की कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है, उर्वरकों और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग के साथ साथ भूजल संसाधनों के विकास पर भी आधारित थी। भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक भूजल दोहन करता है, मुख्यतः गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसलों की सिंचाई के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त या सस्ती बिजली से किसानों द्वारा जब तब नलकूप चलाने के कारण भूजल निकासी में और वृद्धि हुई है। भारत में वाष्पीकरण के बाद वार्षिक उपलब्ध पानी 1999 अरब घन मीटर है। मतलब जो भारत में वाष्पीकरण के बाद वार्षिक उपलब्ध पानी, जितना वेपराइजेशन वगैरह होता है उसके बाद, वो आपका लगभग 199 1999 अरब घन मीटर है, 999, जिसमें में उपयोग योग्य जल क्षमता 1122 घन मीटर है। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है, जिसका अनुमानित उपयोग प्रति वर्ष लगभग 251 घन मीटर है। भारत जो है आपका सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है ही। 60% से अधिक सिंचित कृषि और 85% पेयजल आपूर्ति इस पर निर्भर है। और बढ़ते औद्योगिक शहरी उपयोग के साथ भूजल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। देखिए, जिस हिसाब से हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े शहर बसा रहे हैं, लोग शहर में पलायन कर रहे हैं, उस हिसाब से मेरे साथियों पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, शहरों में हो रहा है ना। अगर हम
देखें तो ये पानी का जो दुकान हम साथियों कैसे रोक सकते हैं। पहली बात तो हम प्रयास करें कि जो महानगर हैं उनमें बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं या मकान बन रहे हैं आज की तारीख में, सरकार बिल्डिंग कोड जो होता है, बिल्डिंग निर्माण का कोड होता है, उसमें नियम लिखे होते हैं कि बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए, बिल्डिंग में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा होनी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा होनी चाहिए साथियों। साथियों ये क्या होता है, ये बेसिकली जब बारिश होती है ना, तो बारिश जब होगी तो बिल्डिंग के ऊपर से ही पानी एक तंत्र के माध्यम से, एक पाइप नुमा संरचना के माध्यम से एक टैंक में जाएगा, फिल्टर होगा और वापस से ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो जाएगा। इससे क्या होता है कि हम बारिश के पानी को भी पीने योग्य बना लेते हैं। अगर घरों के ऊपर अगर बिल्डिंगों के ऊपर ये सिस्टम जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बना दिया जाए, नियमों में आ जाए, तो साथियों हमारी तो बहुत सारा कंजम्पशन ऐसे ही हो जाया करेगा। हमें जो हमारा ग्राउंड वाटर पे हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, हमें उतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा लेख है बहुत, ये मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है हमारे सामने। अगला आर्टिकल है आंदोलन की राह, जो हाल ही में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आर्टिकल है। मैं इस पर नहीं जाऊँगा, हम मुद्दे पाएंगे अपने। महामारी के विरुद्ध, इसमें कोई दोराय नहीं है कि जब दुनिया भर में कोरोना विषाणु से उपजी महामारी की चुनौती खड़ी हुई थी, तब देश में इसका सामना करने के लिए सरकार यथासंभव प्रयास किए, मगर इस दौरान कानूनी तौर पर कुछ सीमाएं भी उजागर हुई, जिसकी वजह से हालात का सामना करने में कुछ अड़चनें पेश आईं। हालांकि सरकार ने ज़रूरत के मुताबिक कुछ नए कानूनी उपाय भी किए, मगर भविष्य में वैसी स्थिति से निपटने के लिए और बेहतर व्यवस्था की ज़रूरत पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि विधि आयोग ने महामारी रोग अधिनियम में कुछ अहम खामियों को चिन्हित करते हुए सरकार से सिफारिश की है। ठीक है ना। यो जब वैश्विक स्तर पर कोरोना की महामारी घोषित की गया था, तब उसके विषाणु के संक्रमण के प्रसार को रोकने के मकसद से समूचे देश में सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने से लेकर मास्क लगाने जैसे नियम लागू किए गए थे। संक्रमण का जोर ज़्यादा होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पूर्णबंदी भी लगाई गई थी, मगर इस दौरान अपनाए गए उपायों और शब्दावली की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी। मतलब जो कहना चाह रहे हैं कि उस समय जो नियम हम अपना रहे थे, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं था। उसी उथल-पुथल भरे दौर में खासतौर पर स्वास्थ्य कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनज़र सन 2020 की महामारी रोग अधिनियम 1893 में संशोधन किया गया था, मगर वह संशोधन कम पड़ गया और कई कमियां कायम रहीं। मतलब विधि आयोग ने साथियों से मैं आसान भाषा में ये कहने का प्रयास करा है कि अभी जो हमको एपिडेमिक एक्ट है और जो आपका इन नियमों में बदलाव आना पड़ेगा, हमें इनके नियमों को और विस्तृत करके पेश करना पड़ेगा, तभी हम आगे कोई अगर ऐसी आपदा आती है, ऐसे तो ईश्वर ना करे ऐसे कभी आए, अगर इनके साथी है तो निपटने के लिए सक्षम रहेंगे। आगे राजनीतिक खबरें हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। आखिर बार का अध्ययन आप खुद भी करते रहिएगा, और अध्ययन करने से क्या होता है, हमारे सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो हम लोग वैसे मिस कर देते हैं। ये है सूचकांक 483 अंक। वैश्विक बाजारों के मिलते जुले रुख के बीच बैंक, वित्तीय सेवाएं और आईटी क्षेत्र के शेयरों में खरीदारी से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में रौनक लौट आई और बीएसई सूचकांक 482 अंक से अधिक बढ़त में रहा। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 482.70 अंक यानी 0.38% बढ़कर 71,555 अंक पर बंद हुआ है। बेसिकली बाजार इस समय बेहतर चल रही है, क्योंकि ये पूरी तरीके से व्यापार होने पे ही निर्भर करती है। आगे देखते हैं, खेल जगत की खबरें हमारी आने वाली हैं आगे। WWE ने भारत से निलंबन हटाया।
जो आपका UWW है, हमारे जो कुश्ती खिलाड़ी थे उनको लेकर पहलवानों से निलंबन दी। अभी वो आपके लिए कुछ खास खबर नहीं है, किसी परीक्षा में सीधे वही आता है जो कौन जीता और कौन हारा। आज कर देते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे मिस हो गई वो आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और वेबसाइट की करंट अफेयर्स का वीडियो अलग से डाला जाता है, इंग्लिश में होता है सिर्फ वो, आप उसे भी देख सकते हैं, जो कि इसके बाद डाल दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे।